सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपके आज की इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को फिनिश कर लिया होगा। अब तक हमने टोटल 30 क्विजेस कंप्लीट कर ली है। हर क्विज में अगर आप 15 क्वेश्चंस को अपेयर करते हैं तो अब तक आपने ऑलमोस्ट 450 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बार बार, क्योंकि मैं चाहता था कि आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 400 क्वेश्चंस तो आपके नए रेडी हो ही गए होंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 400 नए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपने में से कोई ऐसा है जिसने अब तक उन पुरानी क्विजेस को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जाकर। सभी के सभी प्लेलिस्ट पे एडेड है, आप जाकर वहां से वन बाय वन सारी ही क्विजेस देख सकते हैं। ये क्विजेस लेटेस्ट ट्रिपल सी ओ लेवल के एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस पे बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्विज। हमेशा की तरीके ठीक रात का बजा हुआ है 8 घड़ी में और मैं हाजिर हूं आपके साथ नए 15 क्वेश्चंस को शेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिस्प्ले विंडोज टास्क बार। कंप्यूटर में कितने एप्लीकेशंस खुले हुए हैं, ये हमें देखने के लिए हम टास्क बार का यूज करते हैं। बेसिकली टास्क बार नीचे होता है और अगर आप टास्क मैनेजर खोलना चाहें तो टास्क बार की चीजें आपको टास्क मैनेजर पे दिखेंगी। कुल मिला के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके हिसाब से तो आपसे पूछा यह गया है कि आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है आपके कंप्यूटर का, तो आप उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट डिलीट का, ऑप्शन सी कंट्रोल टैब एंड शिफ्ट का, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। तो इसका सही जवाब था कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। कभी आपका कंप्यूटर हैंग हो जाए तो आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करके टास्क मैनेजर ओपन करें और वहां से जो एप्लीकेशन प्रॉब्लम कर रहा है वो आपको दिखेगा। उस पर क्लिक करके आप उसे इंड टास्क पे क्लिक करते हुए क्लोज कर सकते हैं। यहीं से आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की स्पीड और कितनी मेमोरी यूज हो रही है, कितना प्रोसेसर यूज कर रहा है, ये सब कुछ आप टास्क मैनेजर के ऑप्शन में जाकर आपको सिंपली वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोप्राइटरी का मतलब ये होता है ये फ्री अवेलेबल नहीं है, ये कंपनी की जागीर है। कंपनी इसको चाहे तो पैसे चार्ज करके दे, चाहे तो फ्री में दे दे। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है नीचे दिए हुए में से? रिएक्ट ओएस, उबुंटू, विंडोज 7 एंड फ्री BSD। इनमें से प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है विंडोज 7। विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी उबुंटू की बात करें लिनक्स का है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। यही रिएक्ट ओएस या फ्री BSD, ये दोनों भी फ्री में अवेलेबल है। विंडोज 7 को फ्री में आप डाउनलोड तो कर सकते हैं, बट बिना की के आप उसको प्रॉपर यूज नहीं कर सकते। हालांकि वह बात और है कि आप उसको पैच करें या कहीं से कीज को फाइंड आउट करें, आप उसे यूज करें, लेकिन वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द यूटिलिटी यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड। कोई प्रोग्राम रनिंग स्टेज पे है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो इसको हम कहते क्या है? यानी वो यूटिलिटी क्या है जो इसकी स्पीड को बढ़ा सकता है? डिस्क रिफ्रेगमेंटर, डिस्क
फ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फॉर्मेटर या इनमें से कोई नहीं? तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? आप पहले आंसर करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशंस देता हूं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब था डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अब ये क्या है? डिस्क क्लीनअप नहीं हो सकता। डिस्क क्लीनअप का मतलब तो ये है कि हार्ड ड्राइव को साफ कर देना, क्लीन कर देना। डिस्क फॉर्मेटर भी वही है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर का मतलब होता है अगर एक हार्ड ड्राइव में जो भी डेटा है रनिंग स्टेज पे है, उसको जितना इंपॉर्टेंट स्पीड चाहिए उतनी दे दीजिए। बाकी की जो स्पीड होगी वो बचेगी, आपके इस प्रोग्राम पे आ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है उस प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि उस प्रोग्राम को ज्यादा स्पीड देना, बाकियों की स्पीड कम कर देना, यह आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं फिर आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following file format can be added to the LibreOffice Impress? हो सकता है आपने LibreOffice Impress ना चलाया हो, लेकिन आपने पावर पॉइंट तो यूज किया होगा ना। पावर पॉइंट में आपने इंसर्ट ऑप्शन की सहायता से क्या क्या ऐड किया है अपनी स्लाइड में, जैसे कि WMA फाइल ऐड की हैं, MPEG फाइल्स ऐड की हैं, WMV फाइल्स ऐड की हैं। ये आप इंसर्ट पे जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप अपना आंसर सेंड करिए। आपके बाद में आपको आंसर बताता हूं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ अबव। पावर पॉइंट में जब आप स्लाइड्स बनाते हैं, उस स्लाइड में आप WMV फाइल्स, याद ना हो तो मैं बता दूं, विंडोज 7 में WMV फाइल एक रहती है। उसमें कुछ एनिमल्स हैं जो वीडियोस फोल्डर के अंदर आपको मिलते हैं, और आपने उसको ऐड करके भी देखा होगा। इनफैक्ट जब मैं टीच करता हूं मैं दिखाता हूं कई बार। MPG BB एक उसका मिलता जुलता पार्ट है। WMV सारे वीडियोस फॉर्मेट है। तो कुल मिला के आप वीडियोस को यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट पे शो करने के लिए। चाहे तो GIFs को भी यूज कर सकते हैं। इसका सही जवाब था ये सारे के सारे आप पावर पॉइंट पे यूज कर सकते हैं, यानी इंप्रेस पे भी यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच मेन्यू हैज द ऑप्शन ऑफ पायोट टेबल इन LibreOffice Calc? क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपने MS Excel ऑपरेट किया होगा, इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन था पायोट टेबल का, लेकिन यहां पे है LibreOffice Calc। सवाल वही है, LibreOffice Calc किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स या डेटा? अब आप एक प्रकार से तुक्का मार सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जानने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको याद रखेंगे। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, अपना जवाब सेंड करिए। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब था डेटा। जी हां, LibreOffice Calc में अगर आपको पायोट टेबल इंसर्ट करानी है तो वो आपको डेटा मेन्यू के अंतर्गत मिलेगा, ना ही इंसर्ट में मिलेगा, ना ही टूल्स पे मिलेगा। उम्मीद करता हूं याद रहेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is not an email service provider? इनमें से कौन सा है जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, यानी आप इन पे अकाउंट बना के ईमेल्स का आदान प्रदान नहीं कर सकते? याहू, जीमेल, स्काइप या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। इसका सही जवाब था स्काइप। याहू पे आप मेल अकाउंट बना सकते हैं, इट्स yahoo.com।
चाहे तो जीमेल में तो होगा ही होगा आपका पक्का। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे अकाउंट बनाएंगे तो बनेगा माइक्रोसॉफ्ट, या तो hotmail.com या outlook.com। तो इसका सही जवाब था स्काइप। स्काइप बेसिकली वीडियो कॉलिंग के लिए होता है, इसे भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया है, बट यह ईमेल सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता आपको। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट डू यू यूज टू सेपरेट यूजर एंड डोमेन इन ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस में यूजर नेम को और डोमेन को सेपरेट करने के लिए आप किस सिंबल का यूज करेंगे? हैश का, @ का, डॉलर का, या // का? तो आपका जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है @ आपने हर एक ईमेल आईडी में @ सिंबल जरूर देखा होगा, लाइक asgroup@gmail.com, महेश @gmail.com, सुरेश @yahoomail.com, या महेंद्र @outlook.com, सुरेंद्र @hotmail.com। सभी में @ का सिंबल जरूर होता है जो डोमेन नेम को यूजर से अलग करता है। तो इसका सही जवाब था @। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स कैन नॉट सेंड वाया ईमेल? अगर आप ईमेल करते हैं किसी को तो ईमेल में आप कुछ फाइल्स को अटैच करके सेंड कर सकते हैं, लेकिन सवाल कुछ और है। सवाल है क्या नहीं सेंड कर सकते हैं? ऑप्शन ए, क्या आप मेल के थ्रू पीडीएफ नहीं सेंड कर सकते? क्या आप टेक्स्ट फाइल जो कि नोटपैड पे बनाई जाती है आप नहीं सेंड कर सकते? क्या आप EXE फाइल्स, वो फाइल्स जो सॉफ्टवेयर होती है विंडोज कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल होती हैं, क्या आप उन फाइल्स को सेंड नहीं कर सकते? या ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, अगर आपको याद हो तो लिब्रे ऑफिस में राइटर का एक्सटेंशन है ये, क्या हम लिब्रे ऑफिस की राइटर की फाइल को मेल नहीं कर सकते? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। सही जवाब था EXE फाइल्स। EXE फाइल्स तो इंस्टॉल होती है ना, तो इनको आप सेंड करेंगे ही क्यों? वो सॉफ्टवेयर तो इंटरनेट से डाउनलोड किए जा सकते हैं ना। आप लिंक्स तो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप उस फाइल को मेल के थ्रू सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको फीचर ईमेल पे नहीं मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। वेयर आर इनकम्प्लीट ईमेल्स सेव्ड? मतलब समझाता हूं। आप कोई मेल टाइप कर रहे थे और एकदम से किसी कारणवश आपने उसको बंद कर दिया। सवाल ये है, ऐसे में जो कि मेल इनकम्प्लीट है, अभी पूरा नहीं हुआ, ना ही सेंड हुआ है, कहां पे चला जाता है? ऑप्शन ए इनबॉक्स पे, ऑप्शन बी है आउट बॉक्स पे, ऑप्शन सी है ड्राफ्ट पे, एंड ऑप्शन डी है सेंड पे। मैं सभी का मतलब आपको बताऊंगा, बट पहले आप आंसर सेंड करिए, फिर जब मैं एक्सप्लेनेशंस दूं तो प्लीज ध्यान से सुनिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ड्राफ्ट। देखिए, जब आपको कोई मेल सेंड करेगा वो आएगा आपके इनबॉक्स पे, ठीक है। जब आप किसी को मेल सेंड करेंगे तो वो जाएगा सेंड बॉक्स में। अब आपने कोई मेल सेंड तो की, उसका फाइल बहुत बड़ा था, साइज बड़ा था, 5 MB 10 MB, तुरंत तो सेंड नहीं हो जाएगी। आपने सेंड पे क्लिक किया और वो सेंड हो गई क्या? नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगी। जब तक वो सेंड नहीं होगी तब तक वह फाइल जाके आपके आउट बॉक्स में सेव हो जाएगी, और जैसे ही वहां से सेंड हो गई वो चली जाएगी आपके सेंड बॉक्स में। तो यहां पे इनबॉक्स तो गलत था, क्योंकि इनबॉक्स में तो आई हुई मेल सेव होती हैं। आउट बॉक्स में जो मेल आपने सेंड की है बट अभी तक टारगेट के पास पहुंची नहीं, वो आपके आउट बॉक्स पे जाएगी। और सेंड बॉक्स पे जब आप किसी मेल को सेंड कर देते हो, सामने वाले के पास पहुंच जाता है, तो वह सेंड बॉक्स पे होता है। लेकिन जब इनकम्प्लीट है, अभी तक पूरा टाइप भी नहीं कर पाए हैं आप, सेंड तो बहुत दूर की बात है, वो आपके ड्राफ्ट पे रहता है।
उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एमडीए इन मेल? मेल में एमडीए क्या होता है? मेल डिलीवरी एजेंट, मैसेज डाउनलोड एजेंट, मेल डाउनलोड एजेंट, मेल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, या मैं आपको फेवर देता हूं हमेशा की तरीके, इस बार भी मैं आपको 50-50 लाइफलाइन देता हूं। तो 50-50 लाइफलाइन देने के बाद आपके पास अब 2 ऑप्शन बचे हैं, मेल डिलीवरी एजेंट, मैसेज डाउनलोड एजेंट। तो ईमेल में एमडी का क्या रोल है? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है मेल डिलीवरी एजेंट। एमडीए मेलिंग में मेल्स को डिलीवर करने का काम करती है। यह बाद में आपको कंफर्मेशन देता है कि मेल डिलीवर हो गई है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हु इज द फाउंडर ऑफ अमेजन? अमेजन का यूज आपने किया होगा शॉपिंग पर्पस पे, कुछ खरीदने के लिए। ई कॉमर्स वेबसाइट्स में से एक जाना माना नाम है अमेजन। सवाल है, अमेजन के फाउंडर कौन है? सचिन बंसल, पैरी ओमडियार, जेफ बेजोस, कुनार बहल। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना आंसर आप सेंड कर सकते हैं। तो आपका टाइम समाप्त हो गया और इसका सही जवाब था जेफ बेजोस। जी हाँ, जेफ बेजोस ही अमेजन के फाउंडर है। बहुत लंबे समय तक वो रिचेस्ट पर्सनालिटीज की नंबर 1 सीरीज पे थे। अभी हाल ही में एलन मस्क ने उनको चेस किया है और अब इस समय एलन मस्क नंबर 1 पे है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज कोर्सरा? कोर्सेरा कह सकते हैं आप इसे। ये है क्या? ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है, वेब पोर्टल है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब था ई लर्निंग। कोर्स बता रहा है आपको कि लर्निंग से मेथड होगा इसका। ई कॉमर्स का मतलब तो बेसिकली होता है शॉपिंग करना, तो वो तो इसमें है नहीं। वेब पोर्टल, ऐसा पोर्टल जहां पे आपको अलग अलग चीजें मिले, यहां पे तो सिर्फ कोर्स से संबंधित है, तो आप इसे ई लर्निंग से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर ओटीपी? वैसे तो ये अलग अलग रहता है, हर एक का एक सेम नहीं रहता, बट एवरेज पूछा गया है आपसे। एवरेज ओटीपीज जो आपके पास आती है, इनका टाइम लिमिट कितना है? कितनी देर तक वो ओटीपीज वैलिड होती है जिसको आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक उस ओटीपी की वैल्यू खत्म हो जाती है। मैंने फिर कहा एवरेज, अलग अलग प्रोवाइडर्स पे डिपेंड करता है, बट फिर भी आपको एवरेज बताना है। 5 मिनट से ज्यादा, 30 मिनट से ज्यादा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, या ऑलमोस्ट 10 मिनट के आसपास, या 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब था 10 मिनट के आसपास। ठीक है, नॉर्मली जो ओटीपीज होती हैं उनकी जो वैलिडिटी है, कितनी देर तक वो वैलिड होती है, वो 10 मिनट के आसपास। उम्मीद है याद रहेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS? आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, आधार बेस्ड रिवर्स सर्विस, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस सॉफ्टवेयर, आधार बेस्ड रिजर्व सॉफ्टवेयर।
तो आपका जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। वैसे फुल फॉर्म्स को याद करना थोड़ा सा टफ होता है, बट आप बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एटलीस्ट कुछ तो आपके दिमाग में रह जाएगा। मुझे पता है फुल फॉर्म्स बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म्स तो हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं, बट फिर भी उम्मीद करता हूं ये क्विज आपकी हेल्प करेंगे। एटलीस्ट कुछ मेमोरीज तो आपके दिमाग में रह जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is not used while login for online banking? अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तो आपको किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? लॉगिन पासवर्ड की, कस्टमर आईडी की, ट्रांजैक्शन पासवर्ड की या कैप्चा कोड की? जब आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाके अपने नेट बैंकिंग की लॉगिन करेंगे तो आपको इनमें से किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। भाई लॉगिन पासवर्ड की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो ये तो गलत है। कस्टमर आईडी भी चाहिए आपको, क्योंकि कस्टमर आईडी के बिना तो लॉगिन कैसे करेंगे? दो ही चीजें तो चाहिए, कस्टमर आईडी और पासवर्ड। इसके बाद नीचे कैप्चा कोड आता है जो आपको डालना होगा, फिर आपका लॉगिन होगा। ट्रांजैक्शन पासवर्ड की जरूरत तब पड़ेगी जब आप पैसे ट्रांसफर करोगे, लॉगिन के समय नहीं। तो इसका सही जवाब था ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तरीके से आज के 15 क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं। आज से टोटल मिलाकर आपकी 31 क्विज हमने कंप्लीट कर ली है। यानी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 450 क्वेश्चंस हमने फिनिश कर लिए हैं। और अब टाइम है आपके टेस्ट का। तो उम्मीद करता हूं टेस्ट के लिए आप तैयार होंगे। टेस्ट दीजिए, ऑल द बेस्ट। देखते हैं आपका टेस्ट में ओवरऑल रैंकिंग क्या रहेगा। आज की ये क्विज फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नए क्विज में नए 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय, सब्बा खैर, गुड नाइट।